स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में प्रदेश की जनता 2 दिन पहले ही ठीक से अवगत हो गई थी। जब 3 टायर सिस्टम की बात करने वालों के पहले टायर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने एक बेबाक टिप्पणी करते हुए कहा कि 10 करोड़ के पेड़ पौधे लगा दिए, कहीं गेंदे का फूल भी नजर नहीं आता लगा हुआ। उन्होंने यहां तक भी कहा उनके साथ बैठे दूसरे भाजपा नेताओं ने कि सड़क बनाते हैं 4 महीने के अंदर टूट जाती है, 14 से पहले ये कभी नहीं होता था, पहले कभी नहीं टूटती थी ऐसे सड़कें, ये भी बोला है। यहां तक कहा है कि आपके बच्चों के कीड़े पड़ेंगे तुम ऐसा काम कर रहे हो। इतना घिनौना काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी शर्म आ रही है। इससे बड़ा घोटाला नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे हो रहा है, केंद्र सरकार के मंत्री बोल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस जीत को जन जीत नहीं कह सकती है, लोगों की दी हुई जीत नहीं है। ये तो जैसे नायब सिंह सैनी जी ने विधानसभा के समय कहा था कि सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। हमारे प्रत्याशी सुधा भारद्वाज जी का बयान आपके चैनलों पे आज आया है। फॉर्म 17C होता है जिसपे तमाम पार्टियों के एजेंटों के साइन होते हैं कि फलां बूथ पे इतने वोट थे, इतने महिलाओं के, इतने पुरुषों के, इतने पोल हुए, इतने ही है। उस 17C के फॉर्म के ऊपर के साइन नहीं मैच कर रहे। आज अगर कहीं चर्चा है तो बूथ लेवल पे, यानी ये छोटी निकाय, छोटा चुनाव है, निकाय चुनाव, जिसको एक छोटी सरकार हम कह सकते हैं। जो बात आपके मीडिया पे बड़ी जगह पर चर्चा होती थी या चर्चित होती थी, आज वो आयुष जी बूथ लेवल पे भी पहुंच गई है कि भारतीय जनता पार्टी 2 तरीके के टिकट देती है। एक टिकट लेके चुनाव लड़ो और दूसरा जिताने की भी गारंटी लेते हैं। तो ये जो तंत्र की जीत है, आप बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथी की भूपेंद्र सिंह जी की, हुड्डा साहब के क्षेत्र में भी हार गई पार्टी, सांपला की बात आई। आप यही तो रणनीति बनाते हो, किसी बड़े नेता को नीचा दिखाने के लिए कहां क्या करना, यही रणनीति है। अगर आपके सुशासन की रात नहीं, लेकिन भाई वो तो चुनाव के चंद दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और उसके बाद जीत भी जाते हैं। भाई यही तो कांग्रेस पार्टी को देखना है ना कि आप अपने लोगों को रोक क्यों नहीं पाते हैं। बताइए, वो एक जिताऊ कैंडिडेट चला जाता है, उधर जाकर जीत जाता है, नहीं तो सांपला में जीत आपकी तय थी, आपकी पार्टी के नेता, और फिर वो ऐसा क्षेत्र जो कि आपके पार्टी के प्रदेश स्तर के सबसे बड़े नेता का क्षेत्र है। तो ये तो कम से कम इसके लिए तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना कांग्रेस पार्टी के पास। नहीं, ये विचारणीय विषय है। राज्यसभा चुनाव में विचारणीय विषय सुरेश जी, आपके हर प्रकार के विषय विचारणीय है, लेकिन आप अपनी हार को छिपाने के लिए। चलिए संदीप जी, अभी एक बार सुरेश जी की बात माने। ठीक है संदीप जी एक मिनट। हाँ, सुरेश जी एक बात और कहना चाहता हूं, हार और जीत चलती रहती है। वाजपेयी जी हारे हैं और चौधरी देवीलाल के सारे एमएलए शिफ्ट करके थे कहीं दूसरी जगह। इतना बड़ा राजनेता था चौधरी देवीलाल, देश को प्रधानमंत्री रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उनसे मिलने के लिए कतारें लगा के खड़े होते थे। बात वो नहीं है, बात यह है कि किस व्यक्ति ने, किस पार्टी ने अपना जमीर बेच दिया, किस पार्टी ने, किस संगठन ने लोकतंत्र की हत्या करने में आहुति डाल दी, और किस पार्टी के लोग आधुनिक जननायक राहुल गांधी के साथ संघर्ष के रास्ते पे निकले हुए हैं देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। हम इस छोटे चुनाव में हार के बावजूद भी, आयुष जी आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, विचलित होने वाले नहीं है, बल्कि हम और मजबूती से देश के संविधान की और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जनता से हमें भी यह आभास हो चुका है कि ये जनता की जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बल्कि ये तंत्र की जीत है। और खुद मैंने जैसे कहा कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि नगर पालिकाओं में यहां तक भरे हुए हैं। अब सद्भाव यात्रा की बात चल रही थी पिछले हफ्ते, मैं सुन रहा था चौधरी विजेंद्र सिंह जी, जो पूर्व में IAS अधिकारी भी रहे और भाजपा में सांसद भी रहे, मैं उनकी पूरे इस यात्रा के दौरान सबसे एक बात से प्रभावित हुआ, सबसे ज्यादा जो बात उन्होंने कही, कि उन्होंने बताया कि मैं नायब सिंह सैनी जी और हम इकट्ठे सांसद थे भाजपा में, और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी, सैनी साहब के बारे में बताते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के बारे में, कि उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को जिला परिषद का चुनाव लड़वा दिया। मैंने उनसे कहा, चौधरी विजेंद्र सिंह कहते हैं कि भाई आप मेंबर पार्लियामेंट हो, आप इतना छोटा चुनाव जिला परिषद का क्यों लड़वा रहे हो धर्मपत्नी को। तो उन्होंने कहा कि MP में तो कुछ है नहीं, फंड आ जाएगा, छोटे मोटे काम हो जाएंगे, जिला परिषद की चेयरमैन भी ले लेंगे।
तो वो छठे या सातवें नंबर पे आई, बुरी तरह जुबान जब्त हुई नायब सिंह सैनी जी की धर्मपत्नी की उस चुनाव में एमपी होते हुए। तो विजेंद्र सिंह जी ने क्या टिप्पणी की आयुष जी, जो मजेदार बात है, जो पूरी यात्रा का निचोड़। चलिए रोड साहब, आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पंचकुला से खबर है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बयान दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और निकाय चुनाव के नतीजों पर बोले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, और पिछली बार से कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है। और कांग्रेस को पिछली बार से ज्यादा वोट मिले हैं, इस बात को भी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा। ये भूपेंद्र हुड्डा का बयान है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है। पंचकुला से खबर है, चुनाव परिणामों के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का यह बयान। से बेटर परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की, ज्यादा वोट आई हैं। जैसे मैंने सोनीपत में लगाओ, पिछली बार 25,000 वोट आई, जब 50,000 आई हैं, तो ये है। बाकी निकाय चुनाव में पहले भी ये थे, कोई ये नहीं अभी कोई नए बने हो बीजेपी की। पिछली बार भी कॉर्पोरेशन के हमने उम्मीदवार बनाए थे, हमने पिछली बार कमेटियों में नहीं लड़े थे हम, लेकिन कॉर्पोरेशन पार्टी सिंबल पे पहली दफा लड़े थे। आमतौर पे कांग्रेस पार्टी सिंबल पे लड़ती नहीं थी। किसने कहा कांग्रेस लड़ी है? कांग्रेस नहीं लड़ी, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी हो। मैं कभी लड़ते ही नहीं है कमेटी की चुनाव। मैं कमेटी, जिला परिषद, इनके चुनाव में कभी हिस्सा नहीं लेता। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, और उन्होंने कहा कि पिछली बार से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्रदर्शन है वो इस बार अच्छा रहा है। रोड साहब, आप कुछ कह रहे थे, और इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि भाई पिछली बार से अगर आप देखें तो हमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बताया कि मेयर के चुनाव पहली बार ही लड़े हैं पिछली बार, और हमने नगर पालिकाओं के या नगर परिषद के भी नहीं लड़े। मेयर के चुनाव से शुरुआत पिछली बार ही हुई थी, क्योंकि हम ये मानते थे कि पंचायत में, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में और स्थानीय निकाय के चुनाव में अपने ही लोग होते हैं जो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और आपस में उनमें भाईचारा खराब होता है। ये नीति है कांग्रेस पार्टी की इसके पीछे। और मैं ये बता रहा था एक बीच में जो बात अधूरी रह गई थी, कि विजेंद्र सिंह जी ने बताया कि जैसे ही नायब सिंह सैनी जी की धर्मपत्नी की जमानत जब्त होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जैसे पता लगा कि नायब सिंह सैनी जी के पल्ले तो कुछ है ही नहीं हरियाणा में, तो उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, एमपी बनाया, और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। ये विजेंद्र सिंह जी की निचोड़ की बात है। यानी यहाँ चेहरे बदलकर तंत्र के साथ विजय दिलाई जाती। खट्टर साहब को वहां भेज दिया, स्माइलिंग फेस नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा में आगे कर दिया, और व्यवस्थाएं सारी दिल्ली से हो जाती हैं। अमित शाह जी और मोदी जी का यही काम है। रणनीति चुनाव की बनाते हैं, वो कोई डॉलर के मुकाबले गिरते हुए रुपए के बारे में थोड़ी सोचते हैं। वो डीजल और पेट्रोल नहीं, लेकिन ये सही आंकलन होता नहीं ना भाई। मुझे एक बात बताइए, जब 2014 में पहली बार चुन करके आए थे, चाहे प्रदेश की बात करें हम लोग, देश में कांग्रेस की तो सरकार थी ना भाई, कैसे चुन करके आ गए थे? अगर सारा तंत्र से ही जीतना था, ऐसा नहीं होता। आप लोग को जो रूट कॉजेस पे काम करना चाहिए, रोड साहब, आप लोग वहां पर मेहनत नहीं करते, उसके बाद फिर ये कहते हैं कि इन्होंने तंत्र से जीत लिया। अभी आपने जीता ना, आप मुझे एक बात ईमानदारी से बताइए, आपने केरल के अंदर मेहनत करी, आप जीते वहां पर चुनाव और प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आए। तो ऐसा नहीं कि जनता कनेक्ट नहीं होती, लेकिन बात यह है कि आप पहले उतनी मेहनत उस स्तर पर करिए जितनी ये लोग कर रहे थे। क्या निकाय के चुनावों में उस मेहनत के साथ गए आप लोग? जो इंटेंसिटी भारतीय जनता पार्टी दिखा रही थी, क्या रोड साहब वो कांग्रेस की थी? ईमानदारी से बताइए, क्या उतनी मेहनत कर रहे थे? वो कमियां मैनेजमेंट की कमी हमारी भी रही है, इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं। और एक उदाहरण भी देता हूं कि मैं आज किसी चैनल पे जुड़ा था, वहां गुरमीत जी जो एक बहुत सीनियर राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपके भी चैनल पे जुड़ते हैं, शायद आपकी डिबेट में ही थे। ज्योति सांगवान एंकर थी उस डिबेट में, दोपहर की बात है। तो गुरमीत जी ने एक बात कही, मैं बड़ा प्रभावित हुआ, और ये बात आपके चैनल पे भी दोहराता हूं, क्योंकि 2012 से शायद हम 12-13 से गुरमीत जी के साथ डिबेट करते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, राजनीति में विरोधी हर चाल चलेगा। कांग्रेस पार्टी सिर्फ जनता के ऊपर नहीं थोप सकती कि इन्होंने वोट चोरी करके चुनाव जीत लिया। ये कांग्रेस पार्टी का विपक्षी पार्टी
मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते दायित्व भी बनता है कि वो इस बात का भी तोड़ निकाले, वोट चोरी का भी इलाज करे। मैंने कहा जी बिल्कुल, ये गांठ बांध ली, पल्ले बांध ली ये बात, और ये बिल्कुल जायज है। इनालो के प्रवक्ता सरदार जी ओंकार जी आते हैं, कई बार कहते हैं कि हम तो इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाह रहे थे, आपकी डिबेट पर भी मुझे बोलते हैं कई बार इंडिया गठबंधन में हमें भी शामिल नहीं किया, और कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो क्यों नहीं वोट चोरी का या चुनाव का बहिष्कार करते। लेकिन हमने इस मामले में बिल्कुल अब ढील नहीं रख रखी है। राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता को अवगत करा दिया, और हम तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, चाहे उच्चतम न्यायालय की बात हो या चुनाव आयोग की बात हो, हम अपनी बात जब वहां पर अनसुनी हुई तो जनता की सबसे बड़ी अदालत में भी रख चुके हैं, और इस मुहिम में हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये जब हम लोकसभा में बनती हुई सरकार से वंचित रह गए, 100 लोकसभा की सीटें प्रभावित हुई हैं, और अगर हमारी 125 सीट होती तो चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी सब होते, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते। ठीक है विकास जी, 100 सीटों की जरूरत थी, और हमारी हरियाणा में भी यही हुई है, 20 सीटें प्रभावित हुई, 57 कैसे आ गई, 0.5% का फर्क है। तो हम जब वहां विचलित नहीं हुए, आयुष जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, नहीं विचलित क्या, लोकतंत्र की तो यही परंपरा है भाई। आज कोई सत्ता में है, कल कोई सत्ता में, ये तो लोकतंत्र में रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई आकर के अगर सत्ता में है तो वो हमेशा रहेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। बस बात ये जनता को कितनी जल्दी आप कन्विंस करते हैं। अब विकास जी का मैं रुक रहा हूं। विकास जी आगे बढ़ेंगे। विकास जी कैसे देख रहे हैं ये जो परिणाम आए, क्या मायने हैं? क्योंकि कमोबेश इंडियन नेशनल लोकदल के भी पक्ष में उस तरह से दिखा नहीं कुछ भी, कांग्रेस पार्टी के साथ भी वही और आपके साथ भी। जी, जो भी आज चुनाव के परिणाम आए हैं, नगर निकाय चुनाव के, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसका जनादेश का जो है सम्मान करती है, और जो जनता ने जनादेश दिया है उसका हम सम्मान करते हैं, और फिर से हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे, और लोगों के बीच में जाएंगे, और फिर से एक बार नए तरीके से अब आगे के चुनाव की तैयारी करेंगे। और बात रही, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हमारा एक ही जो रिजल्ट आया है उसमें, देखिए कांग्रेस पार्टी जो जिस प्रकार से हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें हमें देखने को मिला कि पूरे देश का मीडिया और पूरा देश के जो राजनीतिक विश्लेषक थे, हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक थे, सभी ये बात कह रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। तो लेकिन जो इनके नेता हैं, जिनके हाथ में कांग्रेस की बागडोर है हरियाणा में, उन्होंने एक बनी बनाई सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंप दी। ऐसा ही अब उसके बाद आप राज्यसभा चुनाव देखिए, उसमें देखने को मिला कि इनके विधायक जो इनके नेता ने जिस उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा, उसे वोट ना देकर दूसरे उम्मीदवार को वोट दिए इनके कई विधायकों ने। और फिर अब नगर निकाय के चुनाव देख लीजिए, जिसमें और एक कांग्रेस पार्टी की मैंने एक चीज और देखी है पिछले 2-3 चुनावों से, कि इनको हराने की जरूरत ना तो भारतीय जनता पार्टी को पड़ती है, ना ही किसी और विपक्षी पार्टी को पड़ती है, ना ही जनता को पड़ती है, क्योंकि ये एक दूसरे को खुद ही हरा देते हैं। किसी की सेटिंग किससे है, किसकी सेटिंग किससे है, ये कौन सा गुट कहां लड़ रहा है, कौन सा गुट कहां लड़ रहा है, ये समझ से बाहर है। तो कांग्रेस पार्टी तो देखिए हरियाणा में विपक्ष नहीं है। ये जरूर है कि इनके इस समय नेता प्रतिपक्ष, लेकिन अब इसी से सवाल विकास जी मेरा ये है, क्योंकि आप लोग कई बार हर बार ये बात कहते हैं, और आपके ज्यादातर जो प्रवक्ता हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सही मायने में आप विपक्षी भूमिका निभा रहे होते तो कांग्रेस के अलावा अगर भाई कोई जो नाराजगी, ऐसा तो है नहीं कि सारा वोट बीजेपी के पक्ष में गया है, वो नाराजगी वाला वोट तो कम से कम मिलना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस से नाराज है जनता की, ठीक है, वो विपक्षी भूमिका में नहीं है, लेकिन आपके साथ भी तो नहीं जुड़ रही ना। ऐसा क्यों है भाई? कांग्रेस से नाराजगी अगर हो रही है उनके, तो आपके पास तो आ जाए, लेकिन आपके पास भी नहीं आ रहा, वो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने जब से बात करनी शुरू किया, सबसे पहले मैंने यही बात कही है कि हम जनता को समझा नहीं पाए, हम फिर से जनता के बीच में जाएंगे, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो कभी भी ऐसी हार से कोई हम घबराने वाले नहीं हैं। हम फिर से लोगों के बीच में जाएंगे और मजबूत करेंगे अपने संगठन को, और शहरों में बढ़िया तरीके से फिर से एक नया बूस्ट करेंगे अपने संगठन को, और बढ़िया तरीके से पार्टी को मजबूत करके फिर आगे के चुनाव की तैयारी करेंगे। और
बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, और ये भी अपील करना चाहूंगा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा सरकार को एक चीज और करनी चाहिए। जो 15 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो उनको बुलाकर उनसे बातचीत करके हड़ताल तो खुलवा देनी चाहिए, ताकि शहरों में जो इस समय कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह पर, वो कम हो सके, वो खत्म हो सके। नहीं, आज शायद बैठक है, जहां तक मेरी जानकारी है, आज बैठक हो रही है उनके साथ, जहां तक मुझे जानकारी थी। अब देखते हैं कि उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। डॉक्टर रविंद्र मलिक जी, अब परिणामों की घोषणा तो हो गई। देखिए, राजनीतिक बातें बहुत सारी हुई और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बातें कहेंगी, लेकिन ओवरऑल आप किस तरीके से इसको देखते हैं? ठीक है, अब रविंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उस बीच देखिए एक एक्सपर्ट पोस्ट है सांसद कार्तिकेय शर्मा का, इतने दर्शकों को बताते हैं। अंबाला नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक विजय पर सभी विजयी भाजपा पार्षद प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वार्ड नंबर 1 विशाल राणा जी, वार्ड नंबर 2 बरखा साहुता जी, वार्ड नंबर 3 मनीष आनंद जी, वार्ड नंबर 4 बारिंद्र नाथ जी, वार्ड नंबर 5 राजेश मेहता जी, वार्ड नंबर 6 अर्चना छिब्बर जी, वार्ड नंबर 7 मोनिका मल जी, वार्ड नंबर 9 शिवानी सूद जी, वार्ड नंबर 10 गुरविंदर सिंह जी, वार्ड नंबर 11 कविता जी, वार्ड नंबर 12 कमल अग्रवाल जी, वार्ड नंबर 13 शोभा सिंह पुनिया जी, वार्ड नंबर 16 निकुंज चावला जी, वार्ड नंबर 17 गुरप्रीत साहनी जी, वार्ड नंबर 18 हितेश जैन जी एवं वार्ड नंबर 20 सपना रानी जी। सभी विजयी प्रत्याशियों की यह सफलता जनता के विश्वास, कार्यकर्ताओं की मेहनत और विकास के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता की ऐतिहासिक जीत है। अंबाला की जनता ने विकास, सुशासन, राष्ट्रहित की राजनीति पर अपना अटूट विश्वास जताते हुए भाजपा को प्रचंड जनादेश दिया है। ये एक्स पर पोस्ट किया है कार्तिकेय शर्मा, राज्यसभा सांसद ने। ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो जीत के बाद अब बधाई का जो सिलसिला है वो भी आप देख रहे हैं कि लगातार चल रहा है। तो चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटेंगे, मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अब रविंद्र जी का मैं रुक कर रहा। रविंद्र जी, सवाल मेरा यही था कि देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, अपना अपना सबका आकलन है, सबकी अपनी बातें हैं, सब उसके अब जो विवेचना है वो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इस पूरे चुनाव को आपने कैसे देखा और जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं वो क्या कहते हैं, इसके क्या मायने हैं, इसको कैसे देखें हम लोग? रविंद्र जी देखिए, मैं आपको बताऊं, अब जो चुनाव के नतीजे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आमतौर पर ये एक रुझान रहा है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, आमतौर पर जो कैंडिडेट से उसी पार्टी के निकाय चुनाव में जीतते रहे। लेकिन सबसे आज जो अहम पहलू है, जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, उसको निरंतर चिंतन और मंथन की जरूरत है। सबसे अहम कारण ये रहा कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो विधानसभा क्षेत्र है और रोहतक एरिया है, सोनीपत है, वहां पर आप सोनीपत में नगर निगम चुनाव हार गए बड़े अंतर से, और अंतर कोई कम नहीं, अंतर बहुत बड़ा अंतर, 20 से 22 हजार वोट का, उससे भी कहीं ज्यादा का अंतर है। ऐसे ही अंबाला में हुआ, और पंचकुला में जहां चंद्रमोहन विष्णु विधायक है, स्थानीय विधायक हैं, वहां पर भी आपको 36,000 वोट से ज्यादा जो है उसका हार का सामना करना पड़ा। और निरंतर पार्टी के सीनियर नेताओं, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला ने पंचकुला और तमाम जगह प्रचार भी किया, लेकिन बावजूद उसके नतीजे पार्टी के लिए एक तरह से शून्य रहे। और वो भी एक उकलाना सीट को छोड़ दे तो पार्टी के लिए 200 से कम साबित नहीं हुआ ये चुनाव। तो पार्टी को तमाम निरंतर और मंथन की जरूरत है। और जो सबसे अहम पहलू, भाजपा ने जो पुख्ता रणनीति और जो आप देखिए जो माइक्रो लेवल पर काम किया, छोटे छोटे बूथ पर जाकर काम किया, उसका नतीजा पार्टी को देखने को मिला। और खासकर सांपला में, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, बेसन कहा जाता है उस एरिया को, वहां पर ये भाजपा के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। इसके अलावा सोनीपत में देखिए, जहां से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के जो समर्थक सांसद है, वहां भी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अंबाला में भी कमोबेश यही स्थिति रही, वहां से भी जो सांसद हैं वो भी कांग्रेस के हैं। तो एक तरह से तमाम चुनावी समीकरण ये बताते हैं जो सामने आए हैं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो सांसद रहे हैं और अन्य नेता हैं, वो एक तो जो वोटर्स को अपने पाले में लाने में, रिझाने में सफल नहीं हुए। दूसरा, कहीं न कहीं वो बतौर विपक्ष भी अपनी भूमिका को ठीक तरह से अवतरित नहीं कर पाए, ला नहीं पाए, धरातल पर वोटर्स के सामने दिखा नहीं पाए कि वो लगातार ठीक काम कर रहे हैं। तो एक तरह से ये कहा जाए कि जो दूसरी बात ये है इसमें, जो भाजपा की जो फिलहाल जो तीसरी सरकार है, एक तरह से नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि तीसरा इंजन है जो ये, इसमें हम आएंगे, और वो उन्होंने साबित भी कर दिया। तो एक तरह से भाजपा की जो कार्यशैली और खासकर मुख्यमंत्री, उनकी कार्यशैली पर जनता ने मोहर लगाई है। और इसके अलावा जो पार्टी के जो सीनियर नेता हैं और जो मिनिस्टर्स हैं या एमएलए जिन्होंने प्रचार किया, एक तरह से वो भी पार्टी की जो एक परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने में ठीक ठाक साबित रहा। इसके अलावा दूसरा देखिए, जो अब दक्षिणी हरियाणा बेल्ट है, वहां पर जो केंद्रीय राज्य मंत्री का जो एक गढ़ कहा जाता है,
वहां पर भी पार्टी को देखिए जीत का स्वाद चखने को मिला। धारूहेड़ा में पार्टी कैंडिडेट जीते, तो दूसरी तरफ रेवाड़ी में भी यही स्थिति रही। तो एक तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री का कद बढ़ा है, और दूसरी तरफ जो नेता प्रतिपक्ष है उनको थोड़ा सा चिंतन मंथन की जरूरत है, और पार्टी जिस तरह से निरंतर रसातल में जा रही है उस पर पार्टी को तुरंत प्रभाव से कदम उठाने नहीं, लेकिन चाहिए। रविंद्र जी, चूंकि इसके अलावा मैं बता- सुबह से हम लोग बहुत सारी लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, और ज्यादातर चूंकि कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि ठीक है, जो निर्णय है या जो परिणाम है वो उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से मैनिपुलेशन है या ये तंत्र की जीत है। अब इसको कैसे देखते हैं? जो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये तंत्र की जीत है, ईवीएम के जरिए या वोट चोरी के जरिए इसको जीता जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप बार बार ये चीज कहकर आप अपनी हार और जो आपकी परफॉर्मेंस जो अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं रही है उससे बच नहीं सकते। अब देखिए, जनता को आप जो आपके वोटर्स हैं उनको भी आप एक तरह से जो पोलिंग बूथ है वो वहां तक पहुंचाने में एक तरह से नाकाम रहे। आप वोटिंग परसेंट देखें तो, चाहे हालांकि भाजपा में भी स्थिति ऐसी रही, लेकिन कांग्रेस लगातार इस तरह की चीजों का सामना कर रही है। आपसी फूट संगठन की एक तरह से बेशक कहीं न कहीं कमी भी है, तो इन चीजों को आप लगातार नहीं कह सकते कि ईवीएम चोरी या फिर ये चीज, या तो कोई धरातल पे हो कोई या फुटेज जिस तरह भी इस नगर निगम चुनाव में कोई आई हो। हालांकि पंचकुला में आरोप लगे हैं, पहले भी रणदीप सुरजेवाला ने लगाए थे कि वोटों की जो है डबल मार्किंग है, लेकिन ये चीजें तभी पुख्ता तौर पर कही जाएंगी या तो आप कुछ हाथ में आपके डॉक्यूमेंट हो, कागज हो, वीडियो हो, तो ये सब चीजें नहीं मानी जाएंगी। और लगातार आप ये चीज बताइए, आप जनता को बार बार ये समझाने में नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं कि आप ये जो चीजें हो रही हैं धरातल पर, आप इनको साबित करने में नाकाम जनता के सामने क्यों हो रही हैं? तो क्या आप मतलब उस तरह से प्रभावी ढंग से धरातल पर काम नहीं कर पा रहे? कम से कम जो आपका वोट कैडर है उसको पोलिंग बूथ तक लाइए, उनको समझाइए कि विपक्ष भाजपा द्वारा ये गलत किया जा रहा है। तो आप इस तरह से ये कहकर बच नहीं सकते कि संसाधनों या फिर ये जो पूरे रिसोर्सेज का है सरकार ने और तंत्र का गलत तरीके से इस्तेमाल किया और इसका गलत फायदा लेकर चुनाव जीता है। संदीप जी, भाई तंत्र का इस्तेमाल करके आप लोग चुनावों को जीत लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं हर चीजों को आप लोग। देखिए जी, लगातार विपक्ष जब भी चुनाव हारता है, विपक्षी दल कोई भी जब चुनाव हारता है, तो मुझे लगता है कि सही से आत्ममंथन करने की बजाय वो लोग जनता पर दोष मर देते हैं, या फिर सिस्टम पर दोष मर देते हैं, या फिर तंत्र पर दोष मर देते हैं। लेकिन कभी भी सुरेश जी बैठे हैं यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, ईमानदारी से कभी इन लोगों ने मंथन किया हो कि भैया हमारी कमियां कहाँ हैं? एसी कमरों में बैठ करके बयानबाजी करने से, ट्विटर खेल लेने से आप लोग कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको चुनाव जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चुनाव में जीतने के लिए जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा, जो विश्वास आपने खो दिया है पूरी तरीके से। जनता आप तरफ विश्वास नहीं करना चाहती है। आयुष जी देखिए, लगातार 3 बार प्रदेश में जनता इनको नकार चुकी है, देश में जनता इनको नकार चुकी है। निकाय के चुनाव हो, चाहे कोई भी छोटा बड़ा चुनाव हो जाए प्रदेश के अंदर, ये लोग चुनाव हार जाते हैं। हारने का कारण भी आपको पता है क्यों हार जाते हैं? आपसी गुटबाजी इतनी ज्यादा है, जनता का विश्वास खो चुके, जनता को विश्वास नहीं दिला पा रहे कि वास्तव में हम आपकी भलाई के लिए काम कर सके, क्योंकि इनका शासन देखा है जनता ने, प्रदेश की जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा है। तो वो देश और प्रदेश की जनता अब इन पर विश्वास नहीं करना चाहती है। उसे भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा है, जो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, उस चेहरे से उनको प्यार है और उस पर उनका अटूट विश्वास भी है। तो जनता लगातार उनको जन आशीर्वाद देती है, लगातार हमारी सरकारें बनती जा रही है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? चुनाव हार गए, अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे कि चुनाव में जाकर के ग्राउंड लेवल पे मेहनत नहीं की है, बूथ तक कोई मैनेजमेंट नहीं था किसी प्रकार का। अब फिर वही दोस्त बनना, सुरेश जी बैठे हैं क्योंकि रटी रटाई चीज दे दी गई है ना। एक आयुष जी देखिए, लगातार अगर आप अपनी कमियां तो बैठ के सुरेश जी गिनाएंगे नहीं, यहाँ पर बीच बीच में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ जी कुछ गलतियां रही है, कुछ कमियां हमारी भी रही है, कुछ मिसमैनेजमेंट है। सुरेश जी पूरी तरह से स्वीकार कीजिए ना। ये सिस्टम को दोष देते तो कब तक दोष देते रहेंगे? सिस्टम को दोष देने से मुझे लगता नहीं कि आप लोग कभी भी सत्ता में आ पाएंगे। आपको चाहिए कि सही मन से आत्ममंथन कीजिए, वास्तव में स्थिति क्या है, कमियां कहाँ है। आप लोगों ने इस प्रदेश की जनता को जिस प्रकार का शासन कुशासन आपने दिया, वो उसको कभी भूलने वाली है नहीं इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता। तभी इस देश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने आपका यह हाल कर दिया है कि आप नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा पा रहे। आपकी हालत यह है, आप जिन क्षेत्रों को अपना गढ़ मानते हैं, जिन क्षेत्रों में आपके बड़े नेता दंभ भरते हैं, सोनीपत से आपका सांसद जीता अब इस पर एक काउंटर ये भी है संदीप जी की भाई देखिए, अभी हम भूपेंद्र हुड्डा से भी यही प्रश्न पूछा गया। संदीप जी, देखिए भूपेंद्र हुड्डा से भी यही प्रश्न पूछा गया। संदीप जी, नहीं एक मिनट, संदीप जी, भूपेंद्र हुड्डा से भी यही सवाल पूछा गया। उनका तर्क इस पर
पर यह था कि देखिए, पहली बात तो वो ये कह रहे थे कि निकायों में हम लोग इस तरह के जो चुनाव में सिंबल पर जाते नहीं थे। पिछली बार से हम लोगों ने नगर निगम के जो चुनाव है उसमें सिंबल पर जाना शुरू किया, लेकिन पहले से देखेंगे तो हमारा प्रदर्शन अच्छा है पिछली बार से, क्योंकि सिंबल पर हम लोगों ने दूसरी बार ये चुनाव लड़ा है। तो इसलिए ये कहना कि जनता ने बिल्कुल नकार दिया है, ये सही बात नहीं। जी को बैठ करके ये डिबेट में बैठ करके ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि जी ये सिस्टम की जीत है, ये तंत्र की जीत है, या इस प्रकार की बात। जब इनका नेता प्रतिपक्ष ये बोल रहा है कि जी इनका सबसे बड़ा नेता मुझे लगता है कांग्रेस में अगर हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर वो हार स्वीकार कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि इस प्रदेश की जनता ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया है, उनका शासन देखा हुआ है इसलिए उनको आशीर्वाद नहीं दिया, तो सुरेश जी को भी बैठ करके ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए डिबेट के अंदर कि जी हमारे अंदर कमियां हैं। हम ये दोषारोपण जो करते रहते हैं लगातार ईवीएम पर, लगातार सिस्टम पर, चुनाव आयोग पर, ये जो सिस्टम पे दोषारोपण करने की इनकी प्रवृत्ति है, इसको इनको छोड़ देना चाहिए। और ये लोग जो संविधान बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र की हत्यारी अगर कोई देश में पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। सबने देखा है किस प्रकार से देश में चुनाव रद्द होने पर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी में धकेल दिया था, आपातकाल के अंदर धकेल दिया था। आपका कुशासन से तंग आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और लगातार तीसरी बार सुरेश जी अगर आज सरकार है, आज मुख्यमंत्री जी के ऊपर आप इतनी बड़ी टिप्पणी तो कर रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा नहीं देखा, जनता कितना प्यार उनसे करती है। आपने इस प्रकार का माहौल इस प्रदेश के अंदर बनाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन वो नायब सिंह सैनी जी का चेहरा था जिस चेहरे से इस प्रदेश की जनता ने इतना प्यार दिखाया और एक पूर्ण बहुमत की सरकार इस पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में बनी। और आप लोग फिर दोषारोपण करने लगे कि ये सिस्टम की जीत है, ये तंत्र की जीत है। कभी बैठकर अगर उस चुनाव के बाद भी अगर आपने आत्ममंथन किया होता तो आपकी स्थिति आज ये नहीं होती। आप कहीं ना कहीं नगर पालिका, नगर निकाय चुनाव में कई वार्डों में आप जीत रहे होते, लेकिन आपकी स्थिति ये है कहीं आप इक्का दुक्का वार्डों में अगर बड़ी मुश्किल से कहीं जीत गए तो जीत गए, नहीं तो मैंने कहा धारूहेड़ा जैसे क्षेत्र में तो आपकी जमानत जब्त हुई है। और जिन क्षेत्रों की बात करें जहां निकाय चुनाव थे, अंबाला के अंदर आपका सांसद भी है, अंबाला के अंदर आपका विधायक भी है, और आपका जो पंचकुला में हमारा चुनाव हुआ वहां शहर में आपका विधायक भी है, सोनीपत में आपका सांसद भी चुनाव जीता हुआ है। उसके बावजूद जनता ने आपकी हालत क्या कर रखी है। सुरेश जी बैठ करके कभी आत्ममंथन कीजिए, अपनी पार्टी के नेताओं को बोलिए, आप भी कीजिए, और डिबेट के अंदर आकर के अब मुझे लगता है ये ईवीएम वाला रोना, ये चुनाव आयोग वाला रोना, ये सिस्टम की तंत्र की जीत वाला रोना छोड़ दीजिए कम से कम, ताकि भविष्य में कहीं ना कहीं आप जैसे जो कार्यकर्ता है उनका कहीं भविष्य उज्जवल हो सके। नहीं तो फिर जनता इसी तरह आपको नकारती रहेगी। आप जनादेश का जो अपमान लगातार करते हैं, इस जनादेश का अपमान करना छोड़ दीजिए, स्वीकार कीजिए, उस हृदय से स्वीकार कीजिए कि हाँ जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकार करते हैं। आगे कमियां रही तो मेहनत करेंगे, लेकिन ये लगातार इस सिस्टम पे दोषारोपण करने को इसको छोड़ करके आगे बढ़िए, ताकि एक स्वस्थ एक विपक्ष, अच्छे विपक्ष की भूमिका है वो आप लोग निभा पाए। मुझे लगता है विपक्ष में तो आप लड़ते रहते हैं, इन्हें लोग कहते हैं जी हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। सुरेश जी आप कह रहे हैं कि हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वास्तव में कोई विपक्ष की भूमिका हरियाणा में निभा रहा है। इस प्रकार जनता के जनादेश का अपमान मत कीजिए, स्वीकार कीजिए और बधाई भी दीजिए कि जिन लोगों ने चुनाव जीता है उनको बधाई देते हैं, और हमारे अंदर कमी है तो उसको स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। स्वीकार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार करेंगे तो मुझे लगता है जनता कभी न कभी आपको भी चुनेगी। लेकिन जिस प्रकार की हालत आपकी इस समय प्रदेश में है, देश में है, मुझे लगता नहीं जनता कभी आपको चुनने वाली है। रोड साहब जी, आयुष जी, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने कहा है कि हमने दूसरी बार ये चुनाव लड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तंत्र नहीं चल रहा, उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए चुनाव इतना महत्व नहीं रखता। हमने तो आई हुई सरकार 19 में 24 में इनके तंत्र के आगे खोई है, इनके तंत्र के आगे हारे हैं। हम तो आधा प्रतिशत में बनी बनाई सरकार खोई है, पूरा मीडिया आधे प्रतिशत में सुरेश जी, आधे प्रतिशत में आपने हिमाचल प्रदेश में सरकार बना भी रखी है, आप वहां भी देख लीजिए, आधे प्रतिशत में सरकार बनी थी हिमाचल में आपकी। वो भी बताता हूँ। दूसरी बात, हमने तो कोई आरोप नहीं लगाया भ्रष्टाचार का। आपके नेता केंद्र के मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, कौन नहीं जानता कृष्ण पाल गुर्जर जी को, उस जमाने से आडवाणी और वाजपेयी जी के सहयोगी के तौर पे जो काम कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा गबन, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर है। आपने कहा कि नायब सिंह सैनी जी पे हमने आरोप लगाए, हमने आरोप नहीं लगाया, हमने तो एक मेरिट बताई कि जैसे उनकी धर्मपत्नी जी की जमानत जब्त हुई, जिला परिषद में उनको मुख्यमंत्री बना दिया। ये तो आपके यहाँ है ना कि फेलियर को सम्मानित करना, उसका इवेंट मैनेजमेंट करना। और मेरे को तो इस डिबेट पे आज 2-3 डिबेट में जुड़ाई उसकी बड़ी हैरानी हो रही। हमारे यहाँ पर एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता उस पद पर पहुंचता है। ठीक है संदीप जी, थोड़ा सुनते हैं। नहीं ये ठीक है, अब वो बता रहे हैं ना, उनकी बात को ईमानदारी से काम करने वाले कार्यकर्ता। संदीप जी अब सुनते हैं ना भाई, देखिए ठीक है, उन्होंने आपकी बात को सुना, आपने बहुत सारी बातें उनके लिए कही, अब वो उनका भी जवाब सुनते हैं ना। मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, इवेंट मैनेजमेंट की बात या उसको उत्सव में बदलना बीजेपी से कोई सीखे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने, आयुष जी मुझे याद आ गया कि आपके चैनल पे डिबेट भी हुई थी,
सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र जहां से मैं प्रयासरत हूं, पुंडरी से, कैथल जिले में पड़ता है, कुरुक्षेत्र लोकसभा में आता है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका के 16 वार्डों पे कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, पूरे हरियाणा में बीजेपी ने, और कहीं नहीं। कैंपेन के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी आए, सांसद नवीन जिंदल जी आए, मेरी रोड बरादरी से वहां पर जो विधायक हैं सतपाल जांबा जी आए, और कांग्रेस पार्टी सुरेश रोड को जिले का, डिस्ट्रिक्ट का कन्वीनर होने के नाते छोड़कर कोई नेता नहीं आया। इवन पुंडरी से हमारा जो प्रत्याशी रहा था चुनाव में, जो हार गया, सुल्तान सिंह जडोला, वो भी नहीं आया। वो बोले प्रधान जी ये तो छोटा इलेक्शन है, मैंने तो एमएलए का लड़ा, मैं नहीं इसमें बुराई लूंगा। मैंने और मेरी टीम ने काम किया, और आयुष जी हमने 16 में से 12 वार्डों पे कांग्रेस समर्थित पार्षदों के द्वारा बीजेपी के 16 में से 12 को हराया। मैंने तो कहीं ये बात ना कहीं पर इसके होर्डिंग पोस्टर लगाए, ना कोई मिठाई बांटी। मेरा तो कद मुझे आज आभास हुआ कि बहुत बड़ा है, मुझे तो कांग्रेस पार्टी ने फिर प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए। जब मैंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैंपेन को चीरते हुए पुंडरी जैसे ग्रामीण इलाके में 16 में से 12 में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। नहीं तो यही तो बात है ना रोड साहब, फिर यही तो आपको सीखना, यही तो सीखना पड़ेगा। उसको उत्सव मनाने अभी आपने कहा कि गुरमीत जी की बात आपको अच्छी लगी कि भाई ठीक है, जो आप जिसके साथ आपकी राजनीतिक लड़ाई है, के तौर पे मुझे कांग्रेस हाईकमान ने जो नहीं, लेकिन रोड साहब फिर ये तो खामी हो गई ना भाई, अगर आप कार्यकर्ता को उत्साहित नहीं करेंगे। नहीं रोड साहब ये अगर आपने किया, रोड साहब अगर ये आपने किया तो ये तो वाकई में आपके लिए बड़ी बात तो थी। अगर आप इसको करते तो कार्यकर्ता और उत्साहित होता, हो सकता है कि उसके बाद जो जीत है वो और ज्यादा आप लोगों को मिलती जाती है आगे। ये आप क्यों नहीं करते हैं? यही तो सीखना चाहिए। और गुरमीत जी ने यही बात कही, आपने कहा कि आपको लगा कि बढ़िया बात है, आप उसको गांठ बांध रहे हैं, तो ये करना चाहिए आपको, इसमें क्या बुराई है भाई? आपने मेहनत करी, आपने जीता। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक चुनाव प्रचार करने गए लेकिन आप फिर भी जीत गए, और अगर आप उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो फिर तो ये खामी हो गई ना आपकी। क्यों नहीं करना है? क्या वो जीत महत्वपूर्ण नहीं थी आपके लिए? रोड साहब, अच्छा रोड साहब शायद लग रहा फ्रीज हो गए हैं, उनका फ्रेम मुझे दिख रहा है लेकिन शायद आवाज नहीं आ रही। विकास जी, अब ये क्या इंडियन नेशनल लोकदल इससे बाहर निकल पाएगी? क्योंकि हम लोग ने देखा कि हमेशा से एक रहा इंडियन नेशनल लोकदल के लिए। चलिए विकास जी भी शायद मेरे साथ नहीं है जी, बताइए। जी विकास जी, हाँ विकास जी, इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा ये एक बात कही जाती रही कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो पकड़ है वो इंडियन नेशनल लोकदल की है, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है इंडियन नेशनल लोकदल को। क्या उस तमगे से बाहर नहीं निकल पा रही है? वो जो आप लोगों की एक आइडेंटिटी थी उससे वो लोग बाहर, आप अपनी पार्टी को नहीं निकाल पा रहे थे? शहरी क्षेत्र में ज्यादा लगता है कि मशक्कत इंडियन नेशनल लोकदल को करनी पड़ती है, और कमोबेश परिणाम भी वैसे ही दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शहरी क्षेत्र में भी बहुत लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं खुद फतेहाबाद शहर में रहता हूँ, और मेरा पूरा परिवार पिछले 30-35 वर्षों से हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़े हुए हैं, और भी बहुत से हमारे यहाँ कार्यकर्ता साथी हैं जो शहरों में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये एक कांग्रेस पार्टी जो है ये आरोप लगाती है कि ये ग्रामीण पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। 36 बिरादरी और शहरी और ग्रामीण सभी लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये एक वक्त की बात होती है। जो आज भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीतती है, तो मैंने तो पहले ही कहा कि उन्हें बहुत बहुत बधाई है और जनादेश का हम स्वागत करते हैं। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इनेलो भी कभी नहीं जीती थी या आगे नहीं जीतेगी। ये तो देखो, भारतीय जनता पार्टी भी किसी वक्त लोकसभा की पूरे देश के अंदर 2 ही सीटें आया करती थी, और हरियाणा प्रदेश में कभी 2 आया करती थी, कभी 3 आया करती थी, और ये एक पार्टनर हुआ करती थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी हमारा सहारा लेते थे ये लोग कि हमें पार्टनर बना लीजिए, हमारे साथ गठबंधन करते थे। केंद्र में भी हमने इनकी सपोर्ट करी, और इन्होंने हरियाणा प्रदेश में सरकार में, चौटाला साहब की सरकार में ये भागीदार रहे। तो ये वक्त की बात है, और ये जनता के हाथ में है कि कब क्या हो जाए। और अब मैंने पहले ही कहा कि हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, और लोगों के बीच में जाएंगे, और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। हम अपनी नीतियां बताएंगे उनको, और अपने संगठन को सभी शहरों में, सभी गांवों में, सभी हलकों में मजबूत करेंगे, और नए तरीके से पार्टी को फिर से चुनावों के बीच में लेकर जाएंगे।
रविंद्र जी, क्या ये जो हम लोग देखते हैं कि जो इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए या जब परिणाम आते हैं उसके बाद जो ऊर्जा लगती है इस बात में कि भाई अब इसका जो जिम्मेदार है वो किसको ठहराया जाए, उससे ज़्यादा ऊर्जा अगर इस बात पे खर्च की जाए कि इसके असल कारण रहे क्या हैं और उससे हम अपनी पार्टी को कैसे बाहर निकालें, तो शायद ये परिणाम बदल सकते हैं। लेकिन वैसा होता हुआ क्या दिखता नहीं है, क्योंकि अब वो भी अभी भी कमोबेश वही बात कही जा रही है कि भाई ये तंत्र की जीत है, इसमें ऐसा नहीं है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके खड़ी हो गई। क्या मायने हैं जो इस तरह की बातें कही जाती हैं रविंद्र जी? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपकी बात पूरा सवाल सुन नहीं पाया, बीच में एक बार दोबारा रिपीट करेंगे क्या? रविंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो ऊर्जा हम लोग देखते हैं कि परिणामों के बाद लगाई जाती है विपक्षी खेमे की ओर से कि भाई ये तंत्र की जीत है या इसके XYZ इस वजह से इन्होंने जीत हासिल की, वो अगर अपनी पार्टी को सही करने में या संगठन को सही करने में या असल कारण में लगाएं तो शायद परिणाम ये बदल सकते हैं, लेकिन उस दिशा में होता हुआ कुछ दिखता नहीं है। क्या यही वजह है या कुछ और चीजें भी देखते हैं इसके पीछे आप? देखिए अगर एक दो चुनाव की बात हो तो कुछ चीजें कहीं थोड़ा बहुत समझ में आता है। आप ये देखिए, कांग्रेस लगातार तीसरा विधानसभा चुनाव हार चुकी, इन्हें लोग लगातार 5वीं बार सत्ता से बाहर है। आप जिसने चुनाव लड़ा वो उसका कोई जनाधार अब तक एक चुनाव नहीं जीत पाई। तो आप जो इतनी लंबी एक तरह से हार का सामना कर रहे हैं, आप ये बार बार नहीं कह सकते कि तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। आप सबसे पहले चाहिए कि आप संगठन को मजबूत कीजिए। आप ये देखिए, नगर निगम का चुनाव आप ये कोई छोटा कहकर नहीं आंक सकते। आप भाजपा का एक जो ये सभी पार्टियां जो अन्य हैं, मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा। जो आमतौर पे भाजपा के बारे में कहा जाता है वो किसी चुनाव को छोटा नहीं लेती। आप ये देखिए, पंचकुला में जो एक अभी कैंडिडेट जो उतरे थे, महिला थी जो वो बागी हो गई थी, तो मुख्यमंत्री खुद, प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी बागी जो है कैंडिडेट है उसके घर उसको मनाने जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि भाजपा किस लेवल तक काम करती है संगठन को मजबूत करने के लिए और चुनाव जिताने के लिए। तो आप ये कहकर नहीं भाग सकते कि बार बार की तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है, गलत जो संसाधन है उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो सभी पार्टियों को मंथन करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए और जो आने वाले चुनाव है उनकी तैयारी की जाए। आप पूरे जो अभी जो नगर निगम और ये नगर पालिका परिषद के चुनाव आए, इन तीनों के आकलन से साफ पता चलता है कि भाजपा ने लगातार बूथ से लेकर ऊपर तक काम किया है। और दूसरी तरफ आप देखें, कांग्रेस की जो आपसी फूट है वो उसके चलते या अन्य कारणों के चलते कांग्रेस ने उस तरीके से चुनाव लड़ा ही नहीं, एक तरह से ये साफ हो गया है। दूसरी तरफ देखिए, इनेलो का भी उस तरह से फिलहाल नहीं प्रभाव नजर आ रहा। 2 विधायक बेशक हैं, थोड़ी बहुत मौजूदगी है प्रदेश की राजनीति में, लेकिन नगर निगम चुनाव में, निकाय चुनाव में कहीं मामला नजर नहीं आया। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के जो भी चुनावी तरह से दावे थे कि हम बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, वो भी लगातार एक तरह से उसमें भी कुछ सामने नजर नहीं आया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बार बार आप तंत्र का गलत इस्तेमाल कहकर आप साफगोई से निकल चलिए, मुझे लग रहा है शायद रविंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं संदीप जी, हाँ संदीप जी, आप हैं मेरे साथ? लगातार हार रहे हैं। जी जी, ठीक है। और पिछली बार आप देखिए, कांग्रेस की सत्ता में आने के करीब बताई जा रही तमाम कयास थे और पार्टी लगातार दावे कर रही थी, उसके बावजूद भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और कमोवेश ये देखिए, और उसके बाद फिर राज्यसभा चुनाव में जो फजीहत हुई एक तरह से वो सबके सामने है। और अब जो निकाय चुनाव है उसमें भी स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस फिलहाल धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही और पार्टी के नेताओं को यहाँ की पार्टी हाईकमान लेवल तक चिंतन मंथन करने की जरूरत है। नहीं, लेकिन रविंद्र जी, चूंकि हम लोग देख रहे हैं और खासतौर से चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो या कांग्रेस के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक सुर में ये कहना है कि देखिए, वो ये कह रहे हैं कि पहले तो हम लोग वो कह रहे हैं कि हम निकाय के चुनावों में पार्टी के सिंबल पर लड़ते नहीं थे, क्योंकि आप छोटा चुनाव होता है, आपसी भाईचारे का चुनाव होता है, हम नहीं चाहते कि वो आपसी भाईचारा खराब हो। पिछली बार से हमने निकाय के चुनावों को लड़ना शुरू किया नगर निगम क्षेत्रों में, तो वहां से हमारा जो प्रदर्शन है वो अच्छा है। तो एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं कि आप सीरियसली नहीं लेते, लेकिन दूसरी तरफ जब परिणाम आता है, सिंबल पर लड़े हुए कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीतते हैं, तब आप ये कहते हैं कि ये तंत्र की जीत है। तो क्या कंफ्यूजन वाली स्टेट में है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब अब क्या करना है? अब क्या इसको कैसे देखें रविंद्र जी हम लोग? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि नगर निगम का चुनाव और नगर परिषद का कोई छोटा चुनाव है। देखिए, जो शहरी निकाय है, इनका तमाम जो विकास का एक एजेंडा है, सारे कार्य इन चुनावों के आधार पर जो परिणाम आते हैं उसके द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि कोई छोटा चुनाव है। और दूसरी बात, जो तंत्र की बात है, बार बार जो कहा जा रहा है कि अब की बार, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन्होंने नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि थोड़ी देर पहले सुनवाया आपने कि हमने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है। अब पहले से बेहतर का आकलन क्या माने? आप ये देखिए, तीनों नगर निगम में आप 2 जगह तो 20 से 23,000 तक वोट का अंतर है, एक जगह 36,000 से ज्यादा वोट का अंतर, जहां पर आपके स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं। और दूसरी तरफ देखिए, जहां पर सोनीपत में भी कमोबेश यही है,
तो आप ये कहें कि हमारे प्रदर्शन में सुधार हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब अगला चुनाव आएगा, थोड़ा आपके वोट ज्यादा आ जाएंगे और फिर आपको हार का सामना करना पड़ेगा। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रदर्शन में सुधार हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए आप लगातार हार का सामना कर रहे हैं। तो आप ये कहकर नहीं बच सकते कि प्रदर्शन में पहले की तुलना में स्थिति सुधरी है और आगे हम इसमें लगातार सुधार करेंगे। लेकिन वही ढाक के तीन बात वाली बात है, लगातार। नहीं तो रविंद्र जी, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस इंटेंसिटी के साथ चुनावों में जाती है, या भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो संगठन लगता है चुनाव में, विपक्षी खेमा क्या पहले ही सरेंडर कर देता है या पहले ही हथियार डाल देता है? उसको लगता है कि भाई ये जिस तरह से लड़ रहे हैं हमारे बस का तो है नहीं। क्या ये एक बड़ी वजह बनती है कि भाई आप लड़ना भी नहीं चाहते हैं, कि कब लड़ ही लें, फाइट ही कर लें कम से कम? रविंद्र जी देखिए जी, जिस तरह मैं अभी सुन रहा था, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो भाजपा है किसी सीट विशेष को टारगेट करके वहां पर रणनीति अख्तियार करती है, तो ये किसी दूसरी पार्टी को किसी ने मना थोड़ी किया कि आप इस पार्टी के खिलाफ ऐसा मत कीजिए। अब पॉलिटिक्स है तो देखिए, जो बड़े नेता हैं उनकी सीटों के खिलाफ दोनों तरफ से जितनी भी पार्टियां, तीनों तरफ से वो उस चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं। अब देखिए जीत रोड बेल्ट जहां पर भाजपा का एक तरह से वर्चस्व रहा है और यहाँ पर पार्टी का होल्ड ज्यादा है, तो कांग्रेस क्या यहाँ प्रयास नहीं करती कि किसी तरह से यहाँ चुनाव जीता जाए? तो इसी प्रतिक्रिया में जैसे रोहतक, सोनीपत, भिवानी, हिसार, जहां पर या कहें कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का डोमिनेंस वाला एरिया है, सीटें हैं, तो वहां पर नेचुरल सी बात है कि वहां पर भाजपा प्रयास करेगी और उसने प्रयास किए तो परिणाम स्वरूप जो सामने आया, सांपला ये जो नगर पालिका, वहां पर चुनाव जीतने में सफल रहे 600 से ज्यादा वोट से, और वो भी वो कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी से ही भाजपा में आया था। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा। दूसरी बात ये देखिए, जो भाजपा के नेता हैं और बाकायदा बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक मार्किंग करके सीटों की तब चुनाव की तैयारी करते हैं, और उसमें सबकी अलग से पार्टी इंचार्ज ड्यूटी लगाई जाती है और केंद्रीय राज्य मंत्री तक उसमें चुनाव में प्रचार करते हैं। और दूसरी तरफ आप कांग्रेस में देखिए, जब नगर पालिका चुनाव हो या लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, आपसी फूट के चलते कई बार तो जो सीनियर नेता हैं दूसरे खेमे के, जो तथाकथित कहे जाते हैं कि उनके जो जिनको टिकट मिलती है, उनके प्रचार में जाना तक उचित नहीं समझते। तो अब ये बताइए, उसमें अब ये तमाम तथ्य सामने हैं, तो एक तरह स्पष्ट है कि भाजपा के जो एक संगठन के स्तर पर काम करती है और प्रचार का जिम्मा कमान अपने बड़े बड़े नेताओं को देती है, कांग्रेस में वो चीजें नहीं नजर आती, और जिसका परिणाम बाद में कांग्रेस के सामने पराजय और हार के रूप में सामने आता, और वही लगातार पिछले कई चुनाव से सामने आ रहा है। संदीप जी, जो कि परिणाम आने के बाद से लगातार कई प्रवक्ता जुड़े कांग्रेस पार्टी के, और हम लोग लगातार चूंकि सुबह से दिखा रहे हैं, दर्शकों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं, एक बात और बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है इस हार का आकलन करते हुए कि भाई वो ये भी कह रहे हैं कि आप देखिए ना, और वो ये इसका भी हवाला देते हैं कि आप लोग खुद जा रहे थे, मतलब मीडिया को संबोधित करते हुए, जनता ये कह रही थी कि यहाँ पर बेसिक कम्युनिटीज डेवलप नहीं हुई है, यहाँ पर कुछ विकास नहीं हुआ है, जनता के अंदर एक आक्रोश था, वो विकास कार्यों को लेकर नाराज थे, लेकिन उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कैसे कर सकता है? और इस पर भी उनको डाउट है कि भाई जब जनता नाराज है तो आपके साथ कैसे जुड़ गई वो, और कैसे आप लोग सारे निकायों के अंदर जीत गए? देखिए आयुष जी, सवाल का जवाब तो मुझे लगता है आज के चुनाव परिणामों में छुपा हुआ है, और चुनाव परिणामों ने इस बात का जवाब दे दिया है कि डेवलपमेंट वास्तव में हुआ है, नहीं हुआ है। ये अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ होता तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी जीत, और जीत भी कोई छोटी मोटी नहीं है, मुझे लगता है तीनों जो नगर निगम के चुनाव आए उसे 25,000 से ज्यादा वोटों से मार्जिन से हमने चुनाव जीता है, और लगभग वार्डों में मुझे लगता है अंबाला की बात करें, चाहे वो अपने पंचकुला की बात करें, 20 वार्डों में से हमने 17 18 वार्डों में हमारे प्रत्याशी अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीते हैं। तो जनता अगर इतनी नाराज होती है, अगर वार्डों में विकास नहीं होता, तो मुझे लगता है इतनी बड़ी जीत आयुष जी, मुझे लगता है नहीं है कि इतनी बड़ी जीत होनी चाहिए थी। ये जीत इसलिए है क्योंकि उन जगह पे काम हुआ है। आज देखिए बेहतर कनेक्टिविटी मिली है, शहरों के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी लोगों के घरों तक सुविधाएं पहुंच रही है, ऑनलाइन माध्यमों से लोग घर बैठ करके अपनी समस्याएं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं, सारी सुविधाएं उनके घर पे बैठ के मिल रही है। तो ये छोटे छोटे कदम है जिनकी बदौलत आज जनता को, मुझे लगता है कि जो पारदर्शी शासन और एक सुशासन की जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में की है, उसी का परिणाम है, और दूसरा इसमें कुछ अलग नहीं है। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, आरोप लगाते रहेंगे। मैंने पहले भी कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने कहा कि अगर ठीक से बैठ करके, आपने भी कहा कि जो एनर्जी वो लोग इस प्रकार की बातों में लगाते हैं कि ये तंत्र की जीत है, ये मंत्र की जीत है, तो इन चीजों में छोड़ करके अपनी एनर्जी को, अगर वो लोग वास्तव में, अगर उनकी कारण क्या है, जीत के कारण क्या, देखिए
रविंद्र जी भी कह रहे थे कि हमारे चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, कितना छोटा नेता हो, हम चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं, चाहे वो नगर पालिका है, नगर परिषद है, चाहे वो सांसद है, चाहे विधायक है, चाहे वो नगर निगम है। हमने चुनाव को चुनाव की तरह से देखा, कुछ में छोटा बड़ा कोई चुनाव नहीं होता। अगर यही चुनाव अगर मुझे लगता है आज कांग्रेस जीती होती तो कांग्रेस के लोग ये कह रहे होते, देखिए जी हमने किस प्रकार की जीत दर्ज की, हमारी बहुत बड़ी जीत प्रदेश के अंदर हुई है। चुनाव चुनाव होता है, हम लोग कभी चुनाव में ये नहीं कि हम घर बैठ के, हमारा हर कार्यकर्ता एक एक बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर का हर नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे मंत्री है, सब लोग चुनाव के अंदर उतरते हैं और चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, कोई भी चुनाव हारने के लिए लड़ता है। कांग्रेस के नेता ने आपने कहा कि वो बयान दे रहे, वो स्थिति बेहतर हुई है, बेहतर तो वही है कि अगली बार भी कह देंगे जी हमारी स्थिति बेहतर हुई है। स्थिति बेहतर होने से तो चुनाव में कभी काम चलता नहीं है। चुनाव तो जीतने, जिसकी जीत होती है उसी की नीतियों पे जनता मोहर लगाती है। तो हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे जनता ने मोहर लगाई है और उसी का परिणाम है, सुशासन जनता को मिला है। नीतियां जो ऐसी है वो विकास नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सुशासन अगर होता तो अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले का ही वो बार बार हवाला भी दे रहे थे कि भाई क्या हुआ फरीदाबाद के अंदर, किस तरह से केंद्रीय मंत्री भड़क रहे थे, पूर्व मंत्री भड़क रहे थे और उसके बाद भी जनता आपके पक्ष में वोट कर रही है। तो वो इस पर रिवर्ट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता है और यहीं से वो बेनिफिट ऑफ डाउट लेते हैं। कहते हैं कि अगर ऐसा सब कुछ सही होता तो जनता इनके साथ जुड़ जाती, कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो ऐसा कर रही है भारतीय जनता पार्टी जिसको वो मैनेज करती है। उस विषय पर कोई विषय मंत्री जी के ध्यान में ऐसा आया होगा, जो कुछ विषयों में उनको लगा होगा तो उन्होंने बिल्कुल फटकार लगाई। ये होना भी चाहिए, अगर कोई विषय किसी के ध्यान में आता है, चाहे वो कभी हमारे मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आता है, चाहे किसी अन्य मंत्री के ध्यान में आता है, तो वो निसंदेह ऐसे अधिकारियों को, ऐसे जो सिस्टम में बैठ करके सिस्टम को खराब करने का काम करते हैं, उनको फटकार लगाते हैं। उनके ध्यान में कोई विषय ऐसा आया होगा, उनके संज्ञान में आया होगा कि कहीं गड़बड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है, गड़बड़ी की गई, तो उसकी जांच भी होगी और उन्होंने ठीक फटकार लगाई है कि ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। भारतीय जनता पार्टी तो जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करने वाली पार्टी है। ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। इस पर आजकल तो सिस्टम इतना व्यवस्थित कर दिया है, आजकल जो ऑनलाइन व्यवस्थाएं, जो पोर्टल वाली व्यवस्थाएं लेकर के आए जी, इसका सबसे बड़ा जो प्रहार है वो भ्रष्टाचार के ऊपर हुआ है। आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन हुआ है। ऑनलाइन करने की वजह से आज लोगों के घर बैठे सुविधाएं मिलती है, जिनके लिए वो दफ्तरों में चक्कर काटते थे, बाबू को हो सकता है टेबल के नीचे से उस समय पैसे देने पड़ते थे, लेकिन वो सब कुछ बंद हो गया है आज ना। तो ये जरूरी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे मोहर लग रही है लगातार, चाहे वो निकाय के चुनाव रहे हो, चाहे प्रदेश के चुनाव रहे हो, चाहे वो देश के चुनाव रहे हो। कारण आपको भी पता है, कारण कांग्रेस को भी पता है, कारण हमें भी पता है। नहीं, मुझे पता हो ना पता हो, मुझे तो लगता है कांग्रेस पार्टी इसका इंट्रोस्पेक्शन कब करती है इसका इंतजार थोड़ा ज्यादा है। रविंद्र जी ये नहीं वो मैं कांग्रेस पार्टी में छोड़ता हूं। अगर हम लोग कोई बात कहते हैं तो उनको शायद ये लगता है कि हम लोग एक पक्षी बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो जो देख रहे हैं उसको बताते हैं। अब वो उनको किस तरह से लेते हैं ये मैं कांग्रेस पार्टी पे छोड़ता हूं। रविंद्र जी, मैं जो बात मैं अभी पूछ रहा था संदीप जी से, वही सवाल मेरा आपसे भी है। ये वाला सवाल तो है लोगों के जहन में भी, चूंकि कई निगम में मुझे भी जाने का मौका मिला इस दौरान और कुछ लोगों से भी बातचीत हम लोगों ने करी, कुछ रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने दर्शकों को दिखाई। बहुत जगहों पर इस तरह की भी चीजें थी जहां जनता थोड़ा ये कह रही थी कि भाई ये चीजें नहीं है, यहां पर ये बना नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, सड़क बिजली पानी, इस तरह की बातों को लेकर के थोड़ी नाराजगी थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो वोट करने जाती है तो फिर वो बीजेपी का बटन दबाती है। क्या उसको कैंडिडेट पसंद नहीं या दूसरी पार्टी पर उसको भरोसा नहीं, ये क्या कारण है? वो जो इतने विपक्ष ने वोट पड़े हैं, मान लो कांग्रेस सोनीपत में भी 50,000 से 50,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। ठीक है, एक रिएक्शन में चाह रहा हूं रविंद्र जी का, फिर मुझे चर्चा समाप्त करनी। रविंद्र जी, ये कैसे हो गया भाई? ये कैसे होता है कि एक तरफ तो नाराजगी, फिर वोट बीजेपी को दे दिया? देखिए, जो नाराजगी, एक तो मैं आपको बताऊं, आमतौर पर एक जो वोटर्स का उनके जहन में एक बात रहती है कि जो कैंडिडेट, मान लीजिए विपक्षी कैंडिडेट है, उसको उतारा है, अगर वो जीत भी गया तो एक तरह से उनकी तरफ से कुछ जीत भी पाए कुछ उम्मीदवार, तो एक तरह से क्योंकि सरकार दूसरी पार्टी की, तो कहीं न कहीं जो कामकाज है उसमें अड़चने आएंगी और आपसी जो राजनीतिक मतभेद सामने आ सकते हैं और सुविधाएं मतलब जो मिलनी चाहिए उनमें कहीं न कहीं एक बाधा बन सकती है आगे जाके, विरोधाभास